नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा करेंगे अब अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप सरकार आ गए। ट्रंप फिर से, तो ट्रंप के आने का मायने क्या है, क्या मतलब है ट्रंप के आने का? दुनिया की राजनीति पर, अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, और खास तौर पर हाल की कुछ घटनाएं बांग्लादेश की और कनाडा की, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो उस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या एक बार फिर से हिंदुत्व के मुकाबले जो जाति वाला कार्ड है उसको खेलने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि जिस तरह से जाति गणना की शुरुआत आज तेलंगाना में की गई है और महाराष्ट्र में जो वादों का पिटारा है वो जो खोलने जा रहा है वहां पर विपक्ष, तो उसमें राहुल गांधी का जो वो जाति वाला कार्ड है वो भी प्रमुखता से है। तो इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमान के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में हाल में चुनाव हुए, जमहूरियत का जश्न हुआ, सरकार बनी, लेकिन वहां विधानसभा के सत्र में लोग शांत नहीं बैठे हैं। वहां पर कुछ लोग फिर से एक बार उसी तरह का कुछ चाहते हैं जैसे 370 था, तो अलग पहचान। उनके लिए तरक्की, अमन, ये सब पीछे है, उनको अलग पहचान चाहिए 370 टाइप का। तो इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त कई हेडलाइंस। अमेरिका में फिर से चला ट्रंप कार्ड। जीत के बाद ट्रंप ने कहा यह ऐतिहासिक जीत अमेरिका को बनाती है महान। कहा अगले 4 साल अमेरिका के लिए हैं स्वर्णिम काल। तो पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। संबंधों की और मजबूती का पीएम ने जताया भरोसा। दुनिया भर से ट्रंप को बधाइयों का तांता। महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। अजित पवार की एनसीपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। लड़की बहिन योजना के तहत राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 करने का वादा। तो राहुल गांधी का आज नागपुर में कार्यक्रम। विधानसभा के चुनावों में गारंटी के बाहर, कांग्रेस पार्टी ने फिर जाति कार्ड को दी हवा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जाति गणना पर दे रही है जोर, तो उधर तेलंगाना में आज से कर दी शुरुआत, लेकिन कर्नाटक की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की। तो ये थे इस समय तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज इस वक्त में सबसे पहले बात कि फिर एक बार ट्रंप सरकार, क्योंकि अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं राष्ट्रपति। ये अब कंफर्म हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर अब आगे निकल गए हैं कमला हैरिस के मुकाबले। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण 2 फैसले लिए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आप सब जानते हैं कि मोदी जी की फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म के शुरुआत से किसानों के संबंध में, किसानों के वेलफेयर के लिए, अन्नदाताओं के वेलफेयर के लिए एक के बाद एक बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर इन फैसलों को अगर हम सूचीबद्ध करें तो मेरे ख्याल से 18, 19, 20 तो इसी 18 फैसले, ये पहले 4-5 महीने के ही फैसले हैं। ये इसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे फूड के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अ वेरी बिग रोल। एफसीआई प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड एंड स्पेशली द एमएसपी का जो कंप्लीट सिस्टम है उसमें एफसीआई प्लेज अ वेरी बिग रोल। इसमें आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। अगर हम देखें, आप पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। तो इसके कारण जो एफसीआई का ऑपरेशन, उसका स्केल बहुत बढ़ गया है।
अगर जो एफसीआई के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, if we look at the average value of the stocks which are there at the end of any year, average 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक एफसीआई में रहता है. अगर इस साल का देखें 31 मार्च 2024 का, तो 98,000 करोड़ का स्टॉक एफसीआई के पास था. दैट मीन्स इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है. एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है. इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था. और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा. सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है. मैं आपका ध्यान सेकंड लास्ट बुलेट पे एक बार बहुत स्ट्रांगली देना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस पॉइंट को कवर करें जरूर अपने रिपोर्टिंग में. सेकंड लास्ट बुलेट, अगर हम 4 से 14 को कंपेयर करें 14 से 24 के साथ, 10 साल और 10 साल के दो इन डेकेड्स को कंपेयर करें, 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी किसानों के पास गई है. 4 गुने ज्यादा. 4 से 14 में 5,15,000 थी, तो 14 से 24 में 21,56,000 करोड़, 21,56,000 करोड़, which is more than 4 times the subsidy which was there on food during the period 4 to 14. That much more amount has basically gone in the accounts of farmers. और अब तो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सो बिचौलियों के बीच में से छुट्टी भी हो गई है. सो इन लाइन विद दिस कमिटमेंट टू फार्मर्स, कैबिनेट ने आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किया कि एफसीआई में इक्विटी बढ़ा के 10,700 करोड़ रुपीस इक्विटी बढ़ाई जाएगी. साथियों, इसके बाद में एक सेकंड बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है, हमारी मिडिल क्लासेस के लिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना. आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रा है, जैसे मेट्रो सिस्टम्स हैं, जैसे नई तरह की ट्रेन है या नए एयरपोर्ट्स छोटी छोटी शहरों में भी बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस, 10 साल में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए. आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम. प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम. दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास. कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. ये इसका उद्देश्य है. हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे. इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है फ्रेंड्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. हम में से बहुत लोगों की लाइफ्स में इस तरह के हमने खुद की लाइफ में देखे होंगे, हमारे मित्रों के लाइफ में देखे होंगे, हमारे परिचितों के लाइफ में देखे होंगे, जिसमें फाइनेंशियल कंडीशंस के, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं. इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया आज कि किसी भी बच्चे को, किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे
फाइनेंसेस की जरूरत है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री, और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। और जिस तरह से पीएम जनधन योजना एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम में डिजिटल माध्यम के जरिए से इंप्लीमेंट हुई, वैसे ही पीएम विद्या लक्ष्मी भी एक फुल्ली एंड टू एंड डिजिटल मीडियम से, डिजिटल पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट होगी। एब्सोल्युटली हैसल फ्री एप्लीकेशन बनेगी, शायद 2-1 पन्ने का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होगा, और वेरिफिकेशंस हम जानते ही ऑलरेडी डिजी लॉकर और बहुत सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, और कई सारे स्टेट के एजुकेशन बोर्ड्स ऑलरेडी डिजी लॉकर के साथ जुड़ चुके हैं। सो इन अ सेंस अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम will be developed so that no student is ever denied of good education. और हम सब जानते हैं, हम सब जो मिडिल क्लासेस से आए या लो इनकम बैकग्राउंड से आए हैं, वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच वी कैन कम अप इन लाइफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है, और इस फैसले से मेरा मानना है कि हमारे नौजवानों को बहुत बेनिफिट होगा, और 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल कवर किया जाएगा इसमें। 1 लाख स्टूडेंट्स तक इसमें हर साल कवर किया जाएगा। एब्सोल्युटली हैसल फ्री एंड टू एंड डिजिटल ये पोर्टल के थ्रू बनेगा, और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें इंप्लीमेंटेशन होगा। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक लिस्ट बनाएंगे जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, और उसका क्राइटेरिया भी एकदम क्लियरली डिफाइंड है। जो NIRF फ्रेमवर्क है रैंकिंग का, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से टॉप 100 कैटेगरी स्पेसिफिक या ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस, टॉप 200 जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के इंस्टीट्यूशंस हैं NIRF में, और जो बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सबको इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। लोन एप्लीकेशंस बहुत ही क्लियर एक ट्रांसपेरेंट मेथड से होगी। जिन फैमिलीज की इनकम 8 लाख से कम है, उन फैमिलीज को इसमें एलिजिबिलिटी मिलेगी, और करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, और 7.5 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट की गारंटी रहेगी। तो वो अपने आप ही वैसे भी लोन का अमाउंट, उसमें लोन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है, और साथियों एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आप सब छठ और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। शिशिर, आप पूछ सकते हैं। Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, I have 2 questions. When you are raising the equity capital of FCI, what is the debt equity ratio? What will be the debt equity ratio for FCI after this enhancement of capital? And the second question about the education loan. At this moment, up to 7.5 lakh rupees, there is no collateral required. So this does it mean that up to 10 lakh there will be no collateral? देखो 10 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलैटरल रिक्वायर नहीं रहेगा, कोई गारंटर नहीं चाहिएगा। गारंटर में किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी वो हम सब जानते हैं। अगर लोन के लिए गारंटर चाहिए, पहली बात तो कोलैटरल में हमेशा दिक्कत आती थी। गारंटर में क्या दिक्कत आती थी कि गारंटर का भी हमें क्रेडिट स्कोर चाहिए होता था, और गारंटर भी अपनी खुद की बैलेंस शीट को इसमें गारंटर रखता था, एंड दैट वाज ऑलवेज अ हैसल, वेरी big hassle for families who are either in the middle class or low income groups. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है, आप 5th बुलेट को देखोगे, एंटायर लोन विल बी कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री, एंड 7.5 लाख का क्रेडिट गारंटी रहेगा, विच मीन्स मान लो कोई बैंक अगर इस लोन को असेस करता है एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली वो 7.5 लाख को तो गारंटीड लोन मानेगा, क्रेडिट गारंटी है, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई।
3% का सबवेंशन हो गया। सो नेट नेट 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाएगा बैंक, तो ओवरऑल जो कॉस्ट रहेगी बैंक के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए क्रेडिट की जो कॉस्ट रहेगी, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। इसकी पूरी मॉडलिंग की गई है और मॉडलिंग के बाद में निकला है कि दिस इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस। एफसीआई की डेट टू इक्विटी रेशियो विल डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस एवरी ईयर। इसके अलावा एफसीआई कोई कॉमर्शियल काम नहीं करता है। एफसीआई का सारा काम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अनुसार एमएसपी के तहत बेसिकली फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट, दैट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एफसीआई का मैंडेट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द debt which goes to the FCI is basically from the government accounts, और इसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, but debt to equity ratio will be a healthy ratio and that will be dependent upon at any point of time कितना उनका operation है. Yeah, Yes. Mr. Vaishnav, this is on the left side, राइट साइड। right side. On this PM अपना Vidya परिचय दे Lakshmi दें। scheme, अपना this is Sanjeev Chopra from the PTI. I just wanted to know on this Vidya Lakshmi scheme, you said a maximum of 1 lakh students will be benefited from it, but has the government put any benchmark, a total amount that this will be distributed as 3% interest subvention? कभी भी कोई स्कीम जब अप्रूव होती है तो एक लिमिट एक होता है 3,600 करोड़ रुपीस का अप्रूवल लिया गया है इसमें, एंड ऑब्वियसली दिस विल डिपेंड अपॉन what actual amount will be, but 3,600 crore rupees has been approved by the cabinet. 271 इनको दीजिए सामने। आप अपना ही नंबर भूल गए आप। सर नमस्कार। सर ये स्कीम कब से लागू होगी? 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। ओके, थैंक यू सर। और ये क्या सर, इसमें जो आपने बताया कि 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे, दैट कैन बी इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, और देखो करीब करीब अगर हम ढंग से देखें तो हमारे करीब 850 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं देश में। उसका जो अभी तक का मॉडलिंग किया गया, उस मॉडलिंग के हिसाब से 1 लाख स्टूडेंट्स का अगर हम साल का टारगेट रखते हैं तो प्रैक्टिकली एवरी स्टूडेंट इन दी लो इनकम एंड मिडिल इनकम फैमिलीज विल बी कवर्ड, इसीलिए ये नंबर रखा गया है। ऑब्वियसली एवरी स्कीम में नंबर्स एंड टारगेट्स एंड दीज कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। 10। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। ये जानकारी ये चाहिए कि सर इसको अवेल करने के लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या ये फुली डिजिटलाइज होगा, बैंक्स कौन होंगे जो दे पाएंगे, और अगर कोई डिफॉल्टर होता है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट नहीं पे कर पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंप्लीट हमारा जितना बैंकिंग इकोसिस्टम है, आप जानते हैं कि इन 10 वर्षों में पूरे बैंक्स का बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर करके बहुत प्रॉपर्ली रिकैपिटलाइज करके बहुत हेल्दी सिस्टम बनाया गया है। बहुत बुरी हालत थी 2014 से पहले। ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो आज हेल्दी कंडीशन में है वो पूरा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटल रहेगा, कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटल रहेगा। 7.5 लाख तक का लोन तो क्रेडिट गारंटी में ऑलरेडी है। उसके ऊपर के लोन में अगर कुछ आता है वेरिएशन तो वो जब डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी उसमें आएगा, लेकिन रहेगा हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली। 109 दैट साइड। सर नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ टोटल न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है सर, ये जो ऋण देने की सीमा तय की गई है खासतौर से 8 लाख वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें बहुत से परिवार वो अफोर्ड नहीं करते, उस दायरे में नहीं आते, तो ग्रामीण इलाकों में जो छात्र हैं वो तो इस योजना से वंचित रह जाएंगे। मतलब कह रहे हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख से ज्यादा इनकम लोगों की? आपके प्रश्न का तो यही मीनिंग हुआ ना? आपने उल्टा पूछा। आपने समझा दिया उन्हें? हाँ, एक सेकंड। 4 नंबर 4। सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। इसमें सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो लोन है सिर्फ सरकारी बैंकों से ले पाएंगे या प्राइवेट बैंक भी इस एम्बिट में आएगा? सभी बैंक शामिल होंगे। 107।
सर असीम CNBC आवाज से। सर दो छोटे छोटे सवाल है, हायर एजुकेशन को भी डिफाइन किया गया क्योंकि आजकल 10+2 के बाद भी BBA BCA करा रहे हैं और उसमें भी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको भी डिफाइन है यहाँ पर। और दूसरा सवाल ये कि जब हम स्कीम की बात करें तो 100 टॉप जो रैंकिंग के आएंगे उन्हीं को मिलेगा और उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा? दोनों बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। पहली बात कि सारे के सारे डिसिप्लिन्स, चाहे किसी भी प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहे, सोशल साइंसेस पढ़ना चाहे, कॉमर्स पढ़ना चाहे, मैनेजमेंट पढ़ना चाहे, किसी भी स्ट्रीम के लिए ये लागू रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। दूसरा, वापस पूछो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लागू होगा, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया गया है। ये 3 क्राइटेरिया में जो आते हैं उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसमें लागू किया जाएगा। ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे, उससे आप डिटेल में देख सकते हैं। 78। सर मेरा नाम सचिन बुधोलिया है, मैं UNI से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो कई वर्षों के होते हैं, तो कुछ मेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। 10 लाख तक का लोन दे देंगे तो शायद उसके अगले साल की फ़ीस का क्या होगा और उसके आगे का पढ़ाई कंप्लीट कैसे होगी, तो ये एक चिंता रहेगी। इसको क्या ओवरऑल जो लिमिट है वो ही 10 लाख तक की रखनी है? दूसरा चीज़ ये है सर कि इसके रीपेमेंट का इशू एक होता है कि आर्थिक स्थिति परिवार की वैसे ही कमज़ोर है, तो रीपेमेंट में यदि मान लीजिए कि कोई आता तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी पीछे जो थी उसमें कोई और नियम में ढील दी गई है क्या? ये इधर है। हाँ बताइए, माइक दीजिए। माइक हाँ, जो इन्होंने पूछा है। 10 लाख से ज़्यादा भी लिमिट हो सकता है। लोन का अपर लिमिट डिपेंड करेगा टोटल कोर्स फी, हॉस्टल फी, बाकी जो रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, ये सारा मिला के टोटल जो अमाउंट है उसके ऊपर मॉडल एजुकेशन लोन डिसाइड करता है कितना लोन वो लोग देंगे, तो लोन अमाउंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 10 लाख लोन का अपर लिमिट नहीं है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पेमेंट टर्म्स बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली होगी, रीपेमेंट जो होगा वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। इन जनरल सर, जस्ट टू सप्लीमेंट, एजुकेशन लोन का जो रूल है, मोराटोरियम पीरियड एक रहता है, दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड लोगों को प्रिंसिपल रिपेमेंट करना नहीं पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग होता है। उसमें भी बैंक्स यूजुअली व्हाट दे डू इज, मान लीजिए मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा हूँ तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं। मोराटोरियम पीरियड के बाद से पेमेंट करने से ही आई मीन दे डोंट बिकम ए डिफॉल्टर। ठीक, काश UPSC के इंटरव्यू में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। 78। अश्विनी जी इधर से रविंद्र सिंह, जी न्यूज़ से। हमें केवल ये समझना है कि सर कि ये PM विद्या लक्ष्मी योजना काफ़ी अच्छा योजना आपने लॉन्च किया है, लेकिन इसके पहले भी स्टूडेंट लोन लेते थे, एजुकेशन लोन लेते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर है और उससे क्या बेनिफिट होगा इसमें? उसमें क्या कमियां रह गई थी कि इस योजना को लॉन्च करना पड़ गया? देखो, एक तो बहुत संख्या बढ़ाई गई है, दूसरा क्रेडिट स्कोर और जो बड़े जो झमेले थे, प्रॉब्लम्स थी, वो सब हटा दिए गए हैं, कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री। तीसरा, जो फैमिली की इनकम है, एलिजिबिलिटी, वो बहुत बढ़ा दी गई है, जिससे कि एक बड़ा दायरा इसमें कवर हो। 8 लाख रुपए एनुअल इनकम, मतलब एक देश का एक बड़ा वर्ग इसमें कवर हो जाता है। चौथा, जो ट्रांसपेरेंसी लाई गई है कि किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये एप्लीकेबल होगा, वो एक अपने आप में बहुत एक मोदी जी की सरकार के बहुत सारे पैरामीटर्स में ट्रांसपेरेंसी लाना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे कि करीब करीब सभी बैंक्स इसमें जुड़ेंगे और ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल होगा, PM विद्या लक्ष्मी, उस पोर्टल के जरिए से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड टू एंड डिजिटल। 127 लेफ्ट साइड। Sir, Subhash Narayan from Mint. I just wanted to understand 3,600 crore has been allocated for this financial year for the scheme
to provide 3% interest subvention, or is it continuing पूरी स्कीम पीरियड के लिए? for स्कीम पीरियड जनरली 5 इयर्स का स्कीम पीरियड होता है, लेकिन ये नंबर्स देखो, किसी भी स्कीम का, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, किसी भी स्कीम के जो नंबर्स डिसाइड होते हैं उसमें जनरली अनुभव के साथ वो फिर नंबर्स बजट में चेंज होते हैं. And you will cover 1 lakh student in the current financial Every year. Only 5 months are left in this financial year. चालू करेंगे ना? लास्ट क्वेश्चन ले ले सर. लास्ट क्वेश्चन 125 पीछे ये सामने मोबाइल दिख रहा है आप. यस सर, मेरा सवाल यही था जो सचिन ने पूछा कि क्योंकि आजकल हायर एजुकेशन सर काफ़ी महंगा हो चुका है, 10 लाख की लिमिट से काम होता नहीं है. कई कई एजुकेशन कोर्सेज हैं जिनमें 5 साल की पढ़ाई में दे दिए. अच्छा प्रज्ञा जी चलिए. Related to cabinet, but what do you make of Trump winning elections and also Elon Musk is going कैबिनेट to की be बात very. करो भाई. थैंक यू. सीधा प्रसारण आप दे रहे थे. कैबिनेट के फैसले पर ब्रीफिंग कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, और 2 बड़े फैसले मोटे तौर पर हैं. इसमें एफसीआई जो है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा. 10,700 करोड़ रुपए और ज़्यादा इसमें इक्विटी के तौर पर दिए जाएंगे. तो किसानों के हित में ये एक बड़ा फैसला है. और दूसरा बड़ा फैसला देश के छात्रों के लिए, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जिनको पैसे की कमी होती है, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन लेना और ज़्यादा आसान कर दिया है. तमाम जो कोलैटरल गारंटी वगैरह होती थी उसको हटा दिया गया है. तो जो मेधावी छात्र हैं वो पढ़ाई जारी रख पाएंगे इस फैसले से. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त में बात करेंगे कि फिर एक बार ट्रंप सरकार. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है. कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है. देखना. टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी. फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया. आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए. 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा. जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान. और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. स्वागत है ब्रेक के बाद. डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कि अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार. आ गए वहां ट्रंप की जीत लगभग पक्की हो चुकी है. तो अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं राष्ट्रपति. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना पहला धन्यवाद भाषण भी दे दिया. ट्रंप ने सभा में मौजूद सभी लोगों को दिया धन्यवाद. कहा यह आंदोलन की तरह था. अब हम अपने देश को नए तरह से मदद करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे. हम पास्ट में सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे. साथ ही ट्रंप ने कहा यह ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली. तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी. संबंधों की और मजबूती का भरोसा जताया पीएम मोदी ने. ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई, ये पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है. दरअसल अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी. तथाकथित लेफ्ट लिबरल मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसने ट्रंप के खिलाफ वहां बड़ा जबरदस्त प्रचार चलाया था. लेकिन अमेरिका के लोगों ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिए. दरअसल अमेरिका में भी भारत की तरह एक इकोसिस्टम अपना एजेंडा चलाता ही रहता है. तो उनके एजेंडे को वहां पे जवाब मिल गया, इकोसिस्टम के एजेंडे को, जैसे भारत में जवाब दिया था उसी तरह से. तो ट्रंप ने अपने धन्यवाद भाषण में कहा कि मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है. Citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children
deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. तो जैसे भारत में होता है ना फिर एक बार मोदी सरकार, वैसे वहां हो गया फिर एक बार ट्रंप सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। तो ट्रंप की जो जीत है, ट्रंप एक बार फिर से आ गए हैं, इसके क्या मायने हैं अमेरिका के लिए, दुनिया भर के लिए, भारत के लिए? क्योंकि हाल में दो चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की घटना को और कनाडा में जो कुछ हो रहा है। शेखर अय्यर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा बात करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली बात, ट्रंप की जीत के क्या मायने हैं? क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम के तमाम कोशिश के बावजूद, तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद ट्रंप उभर करके आए हैं। अमेरिका के लोगों ने एक बार फिर से ट्रंप को चुन लिया। सर बिल्कुल लालचंद जी, अभी जो ताजा परिणाम जो आ रहा है उससे लग रहा है कि 50% से ज्यादा वोट ट्रंप को मिला है। पिछली बार से भी बड़ी जीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई उनके राज्य जो माने जाते थे डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े गेम चेंजिंग स्टेट है, वहां पे भी रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है, ट्रंप की जीत हुई है जी। इसका मतलब अमेरिका में जो वहां के जो वोटर्स हैं उनको लग रहा है कि अमेरिका की जो आज की जो आर्थिक हालत है उसके बदलने में केवल ट्रंप ही सक्षम है। और इसका असर आज आपने देखा होगा, भारत पे सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट्स बढ़ गया। इसका मतलब ट्रेड मैटर लेकर, आर्थिक मैटर में लेकर सब लोगों की उम्मीद यही है अगर ट्रंप की सरकार आएगी तो आपस पे अच्छी संबंध रहेगी, ट्रेड की अच्छी होगी। इसमें कई दिक्कतें भी होंगी क्योंकि ट्रंप तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। बिल्कुल। और इंडिया देखिए कोई फिगर्स भारत का जो आत्मनिर्भर भारत है उनका अमेरिका फर्स्ट है। तो इस बीच में कई बातें होगी, बातचीत होगी, संवाद होगी। और आज के तारीख में कम से कम $75 बिलियन की इंडिया से ट्रेड वहां जाता है। मतलब भारत से चीजें वही खरीदी जाती है अमेरिका में जी। तो आप सोच सकते हैं इसका क्या कैसे असर होगा, क्या टैरिफ लग जाएगा, ये बात एक तरफ है। दूसरी तरफ आप देखिए ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में जो पर्सनल रिश्ते हैं वो रिश्ते की एक अलग जगह है। इसका मतलब बाइडेन सरकार हो या कमला हैरिस की जो वाइस प्रेसिडेंसी रही और डेमोक्रेटिक पार्टी की जितने हैं वो थोड़ा हमारे विपक्ष के लिए बड़ा कन्वीनियंट रहा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर डालना या पॉलिटिकल ये करना, ये ओबामा के समय भी हमने देखा। इसके बावजूद भी दोनों देश की संबंध अच्छे रहे, बाइडेन के समय भी अच्छे रहे। लेकिन हमारी ऑपोजिशन के लिए बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है कि अमेरिका सरकार के माध्यम से या अमेरिका के शासन के माध्यम से वो जो सोच रहे थे भाई मोदी सरकार के लिए कुछ परेशानी हम क्या कर सकते हैं, उसमें उनको बड़ा झटका मिला है। सर यहाँ पर एक बात का और मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि बाइडेन सरकार के दौरान खासतौर पर दो बातें देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जैसी चर्चा है, और जो कनाडा में हो रहा है, वो दोनों चीजें भारत के लिहाज से अगर आप देखिए, अगर इसमें बाइडेन सरकार की जहां भी जितनी भी भूमिका है तो उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं ट्रंप का वहां पर आना भारत को इन सारे चीजों पर, जिसे कहते हैं भारत के साथ समीकरण को बदलेगा। इतना ही नहीं, जो खालिस्तानी आतंकवादी वहां पर अमेरिका की धरती पर, कनाडा की धरती पर जाकर जड़ें जमाए हुए हैं, इन दिनों ज्यादा हमलावर हो रहे हैं, उन सब चीजों पर भी ट्रंप के आने से असर पड़ सकता है। सर बिल्कुल। देखिए ट्रंप कभी कतई नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के धरती से भारत विरोधी शक्ति वहां से भारत के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई काम ना करे।
और साथ में जो कनाडा के साथ जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कनाडा सरकार भी जिसमें लगी हुई है, इसके कहीं ना कहीं एक संदेह रहा कि क्या अमेरिकन डीप स्टेट इसके पीछे है। बिल्कुल मैं मानता हूं ट्रंप आने के बाद ये सारी चीजों पे एक रोक लग जाएगी और कनाडा पर भी असर पड़ेगा कि ये सब हटकंडे छोड़ो, ये सब नहीं चलेगा आगे। और दूसरी बात, यूक्रेन में आप देख लीजिए, ट्रंप पहले से क्या रहे कि यूक्रेन में युद्ध बंद करना है। ये सारा जो जड़ में जो प्रॉब्लम है यूक्रेन को लेकर, वो है नाटो को लेकर है कि नाटो एक्सपैंड करते करते जाके रशिया की चिंता हुई, जिसके वजह से युद्ध हुई। बिल्कुल। और भारत भी बार बार इन दोनों पुतिन से भी और जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत मतलब कर आ रहे, मिले थे दोनों जगह, मतलब मॉस्को भी गए थे, कीव भी गए थे। तो वहां आप देखेंगे भारत की भूमिका बढ़ेगी ताकि वहां पे युद्ध रुक जाए। और तीसरी जो ज्यादा सबसे असर पड़ने वाला है, वो जो आज काडी क्षेत्र में जो परिस्थिति बनी है, वहां पर भी आप देखेंगे ट्रंप आने के बाद बड़ा असर पड़ेगा कि किसी तरह युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कहीं पे युद्ध हो जिसके वजह से आर्थिक संबंध बिगड़े। सबसे चिंता है कि इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में वो युद्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए ट्रंप आना भारत के लिए अच्छा है, लेकिन रिश्तों में चैलेंजेस आएंगे जरूर। और दूसरी बात देखिए, ये चाइना के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। और ट्रंप पहले भी कह रहे थे कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, हमें उसको शिफ्ट करके इंडिया पर लाना चाहिए, यानी इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी जो ट्रंप सरकार की जो बिल्कुल। और आपने जो बात कही कि जाहिर सी बात है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन देते हैं, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि एक विन विन सिचुएशन निकाला जा सकता है। एक और चीज को जानने की दिलचस्पी निश्चित तौर पर दर्शकों को भी होगी कि रूस के साथ जो अमेरिका के संबंध, खासतौर पर रूस यूक्रेन के संघर्ष के दौरान रहे, जिस तरह रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, अब क्या ट्रंप के आने के बाद आप उसमें तत्काल कोई बदलाव देखते हैं निकट भविष्य में? नहीं, देखिए, सैंक्शंस हटाने से पहले यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बड़ी कोशिश की जाएगी, बड़े पहलू होंगे। देखिए, रशिया का मूल ऑब्जेक्शन क्या है और यूक्रेन का रशिया के साथ जो विवाद वो क्या है जी। तो वो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि ट्रंप कोशिश करेंगे कि वहां युद्ध समाप्त हो जाए और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में, क्योंकि यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, और पुनर्निर्माण में फिर अमेरिका के कंपनीज लग जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में। वो भी ट्रंप का कल्पना में वो भी है कि भाई युद्ध रुक जाए, फिर दोबारा वहां पे यूक्रेन की दोबारा जो जो चीजें, फिर दोबारा सब जो चीजें रिकंस्ट्रक्शन होनी है, उसमें अमेरिका बिजनेस की भी बड़ी भूमिका रहेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्या हो रहा था बाइडेन सरकार के समय में, अमेरिका यूक्रेन को युद्ध बेचते गए, जिसके जरिए चीजें वहां बिगड़ी, यूक्रेन के लोग सफर किए। लेकिन तो कोई हल तो बार बार भारत पे यही कह रहा था, भाई युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए। तो मुझे लगता है यूक्रेन अगर युद्ध बन जाए तो सारा यूरोप में असर पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे, ठीक है, ये जो नाटो के जो चीफ हैं वो भी पहले ट्रंप को कांग्रेचुलेट किए, जब अभी तक औपचारिक तौर पे कोई रिजल्ट नहीं आया है। जी, आपने थोड़ा सा जिक्र किया था डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बीच पर्सनल केमिस्ट्री का। जैसा हम याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जब उस समय में गए थे तो हाउडी मोदी करके प्रोग्राम हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ 2020 में आए थे तो बड़ा भव्य स्वागतम ट्रंप करके हुआ था। ऐसे में जो दोनों नेताओं का केमिस्ट्री है, पर्सनल केमिस्ट्री है, वो भी उस चीज को लेकर, एक विन विन सिचुएशन बनाने को लेकर, भारत अमेरिका के लिए भी, ये जो एशिया पैसिफिक है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है, एशिया पैसिफिक रीजन की, इसके लिए दोनों नेताओं के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छा इक्वेशन हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल लालचंद जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और अभी राष्ट्रपति ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट हम कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक जो केमिस्ट्री के साथ साथ एक दूसरे पर विश्वास है। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी जरूरत है रिश्तों में, पर्सनल रिश्ते में जो विश्वास है वो दोनों राष्ट्र के बीच में वो रिश्ता बदलता है, अच्छे रिश्ते होते हैं। आपने देखा होगा अभी तक 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जी और जब ट्रंप राष्ट्रपति 3 बार मिले थे। पहली बार जून 2017 में, उसके बाद जिसने आपने जिक्र किया जो सितंबर 2019 में जब हाउडी मोडी हुआ था टेक्सास में, ह्यूस्टन में जो हुआ था,
उसके बाद जब वो दिल्ली आए थे फरवरी 2020 में जी, और 3 बार आप देखेंगे भारत को सुरक्षा को लेकर, भारत के विकास को लेकर ट्रंप का हमेशा यह था कि भारत और अमेरिका के बीच में कई ऐसे कॉमन चीजें हैं, कॉमन एजेंडा है, कॉमन गोल्स है और इसमें दोनों साथ दे सकते हैं क्योंकि दोनों एक डेमोक्रेसी की है। लेकिन कुछ लोग अमेरिका में भी और भारत में भी ये सोच रहे थे कि किसी तरह अगर क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को विरोध नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसी विपक्ष की शक्तियां थी जो सोचते थे भाई अमेरिका में अगर कमला हैरिस आ जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी की शासन फिर आ जाएगा, तो फिर हम मोदी जी को कितना तकलीफ दे सकते हैं बाहर से अमेरिका में। तो ये वाले जो चीजें इनकी जो प्लानिंग थी, क्योंकि ये चीजों को कभी ट्रंप एनकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप का यही है कर रहे हैं कि जी जिस तरह आप बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत की तरह ही वहां पर चलता है और हमने देखा कि कैसे उसने एक जिसे कहते हैं ना पूरा बुलबुला खड़ा किया था और वहां अमेरिका के लोगों ने उस बुलबुले को फोड़ दिया। अब जाकर के जैसे भारत में फोड़ा था, तो अब जाकर के क्या ये जो पूरा इकोसिस्टम जिसे इकोसिस्टम के नाम से इन दिनों बोलते हैं, क्या उनको कुछ सीख मिली अमेरिका में? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है वो पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत है। देखिए, ये इकोसिस्टम ग्राउंड रियलिटी से दूर हो चुके हैं। इकोसिस्टम यहां भी हमने देख लिया है और वहां भी इकोसिस्टम, जिस तरह कैंपेन जो ट्रंप के खिलाफ और कमला हैरिस के पक्ष में इकोसिस्टम ने जो छेड़ा, जिसकी वजह से कई वोटर्स ने जो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स थे वो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर बन गए, क्योंकि बाइडेन कार्यकाल में अमेरिका कई मुद्दे पर, कई इश्यूज पर, आर्थिक स्थिति पर पीछे हट गई है, जिसको और उनकी जो खर्चा जो ये युद्धों मतलब यूक्रेन खर्चे में इतना खर्चा हो रहा था और जो टैक्स दे रहे थे अमेरिका में वो उनको ज्यादा टैक्स, आप केवल भारतीय मूल के लोग ले लीजिए और पॉपुलेशन में वो केवल मेरे ख्याल वो तो 1-2% भी नहीं होंगे, लेकिन 6% टैक्स देते हैं वहां पे अमेरिका में जी। वो उनका कह रहा है भाई हम इतने टैक्स देते, सारा पैसा यूक्रेन में जा रहा है और यूक्रेन का युद्ध किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये सारी चीजें की चेंज होगी। और दूसरी चीज आपने बांग्लादेश की जिक्र किया, बांग्लादेश हिंदुओं पे जो हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर पहली आवाज उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, किसी ने पहले नहीं उठाया। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि बाइडेन प्रशासन ने एक शब्द नहीं बोला इस पूरे मामले पर, हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर। क्या हमारी विपक्ष की नेता कुछ बोले? वो भी तो नहीं बोले। देखिए, जितने बांग्लादेश में जो हो रहा है और बांग्लादेश में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन में किसका हाथ था, ये सवाल भी आ रहा है। भाई मोहम्मद यूनिस जैसे एक एडवाइजर बना के वहां पे कर दिया है। अब दूसरी बात है, बांग्लादेश में कई चीजें हो रही है अभी, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज बीएनपी और जो यूनिस है अभी जो इंटरिम हेड है, उनके बीच में मतभेद शुरू हो गया है। वहां के दबाव बढ़ रहा है कि भाई जल्दी चुनाव कराओ, लेकिन यूनिस और उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ दिखाई दे रहा था। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को जी बांग्लादेश से भागने की जो कोशिश, जो भगाने की जो षड्यंत्र रचा गया, उसमें क्या अमेरिका के इकोसिस्टम इन्वॉल्व था? ये सारे सवाल है। मुझे नहीं लगता सारे सवाल हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप के आने का असर जो है ना वो लगभग सब जगह दिखाई पड़ेगा। बांग्लादेश पर भी दिखाई पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में भी दिखाई पड़ेगा, रूस यूक्रेन पर भी दिखाई पड़ेगा, कनाडा पर भी और भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम ये विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि एक बार फिर से जाति कार्ड जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा इन दिनों है, तो उसको बिल्कुल बरक्स उसके मुकाबले लगता है एक बार फिर से जाति वाले कार्ड को आगे बढ़ा दिया गया। तेलंगाना में आज जाति गणना शुरू हो रही है, ये बात अलग है। कर्नाटक का आज तक सार्वजनिक किया नहीं और महाराष्ट्र में भी गारंटी में जाति गणना को शामिल कर रहे हैं। तो इस पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
दादू दादू हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया ही था कि आज खास चर्चा, खास जो हमारा एजेंडा है वो क्या है। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि एक बार फिर से जाति कार्ड से हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि एक बार फिर से कार्ड को बढ़ा दिया है आगे, ये बात अलग है, हरियाणा जम्मू कश्मीर में चला नहीं था, लेकिन कर्नाटक के बाद तेलंगाना ये पहला कांग्रेस शासित राज्य बना है जहां पर आज से जाति गणना की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की जाति गणना की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रही है कांग्रेस? 2018 में यह गणना हुई थी, देखिए 6 साल से ज्यादा हो गया, ये आज तक पब्लिक में नहीं आई। ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी इसे जाति गणना को विकास के लिए ढांचा तैयार करने की कोशिश बताते हैं, लेकिन कर्नाटक वाले ढांचे को क्यों कबाड़ में डाल रखा है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बीच आज महाराष्ट्र में घोषणा पत्र जारी कर रही है। तो महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस शामिल है, उसकी 7 गारंटी में राहुल गांधी की जाति गणना को भी प्रमुखता से रखा गया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में भी जाति कार्ड खेला तो था, लेकिन जाति गणना की गारंटी नहीं दी। लेकिन जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जाति कार्ड, जाति गणना सब कुछ भूल गए थे, वहां कुछ बोला ही नहीं उस पर। तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जाति कार्ड पर पिछले दिनों कड़ा प्रहार भी किया था। पीएम ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय की इतनी ही चिंता है तो फिर वो मुस्लिम जातियों की बात क्यों नहीं करती, वहां भी तो बहुत सारी जातियां हैं। पीएम ने राहुल गांधी पर हिंदुओं को जातियों में बांटने की षड्यंत्रकारी साजिश का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर जीत का फॉर्मूला बना लिया है। लोग अब इसे समझ चुके हैं। हरियाणा में लोगों ने राहुल गांधी के जाति कार्ड को धराशायी कर दिया और अर्बन नक्सल का जो नफरती सोच था उस पर ताला लगा दिया, मजबूत वाला। और बीजेपी को वहां पर प्रचंड बहुमत दिलाई। हरियाणा में लगातार रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाकर। तो क्या बांटो और राज करो की राजनीति कांग्रेस पार्टी को सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करती है क्या, या फिर हिंदुत्व को लेकर बड़ी चेतना जो इन दिनों दिखाई पड़ रही है उसकी काट में राहुल गांधी जाति को एक अस्त्र बना रहे हैं? लेकिन संसद में जब चर्चा होती है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा, आप कौन सी जाति के हैं? हंगामा हो गया। लेकिन अनुराग ठाकुर ने तो सिर्फ इतना कहा था कि जिसकी जाति का पता ही नहीं वो गणना की बात करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में सपा नेता ने अखिलेश यादव ने पीडीपी का नारा दिया तो सीएम योगी आदित्य ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर अखिलेश की जाति गठजोड़ की सियासत की हवा निकाल दी। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी को जाति बताना, अपनी जाति बताना अपमान है तो ये सबके लिए होना चाहिए। क्यों पूछते फिरते हैं कौन जात हो भाई? अगर राहुल और अखिलेश किसी पत्रकार की जाति पूछ सकते हैं तो फिर संसद में जाति पूछने पर हंगामा क्यों? अगर सपा आरजेडी को मुस्लिम यादव माई वाले फॉर्मूले में हिंदू मत विभाजन जीत का फॉर्मूला लगता है तो फिर योगी आदित्यनाथ को बटोगे तो कटोगे से दिक्कत क्यों है भाई? ये बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कांग्रेस ने इस तरह की बात कही है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने विभिन्न चुनावी दौरों में जाति गणना की बात करते रहते हैं, कर चुके हैं। यहां तक कि वो तो जाति गणना को कहते हैं कि ये एक्सरे है, जरूरी है, एक्सरे करार दे चुके हैं। एक्सरे कब होता है? जब हाथ टूटता है एक्सरे होता है। सही बात, सही बात। वैसे ही जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए,
एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए, किस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए, जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं। तो ये जो कांग्रेस चिंता दिखा रही है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि ये चिंता आपकी बाकियों के लिए क्यों गायब हो जाती है। सुनिए पीएम ने क्या कहा था। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। तो राहुल गांधी तो पूछते रहते हैं कौन जात हो भाई, लेकिन जब संसद के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यही बात पूछ ली थी कि अपनी तो जरा बताइए, तब देखिए कैसे हंगामा बरपा था। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है, एक बार फिर से आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। बहुत बार पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज तेलंगाना में फिर कार्ड खेला और कर्नाटक वाला अभी तक सार्वजनिक किया नहीं, उधर महाराष्ट्र में भी खेलने की तैयारी है। तो आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और शिशिर शेलार हमारे साथ देखिए बिल्कुल ग्राउंड से, मुंबई से जुड़े हुए हैं। पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट ही ले लेते हैं। शिशिर, क्या तैयारी आज महाराष्ट्र में? बिल्कुल राहुल गांधी के उस कार्ड को लगता है पूरी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा, जाति गणना वाले कार्ड को एमवीए के घोषणा पत्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जाति जनगणना का सुर महाराष्ट्र में पहली ही सभा जो आज राहुल गांधी ने की उसमें दिखाई दिया। उनके शब्द थे वो एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा। नागपुर में जो संविधान सभा जो आज हुई थी, जिसमें तमाम महाविकास आघाड़ी के घटक मौजूद थे, साथ ही साथ कांग्रेस नेता मौजूद थे, तो उन्होंने जो पहला ही आज जो बिगल बजाया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जाति जनगणना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना होगा कि जो लोग इस वक्त कार्यरत है विविध पदों पर सरकार में, जो अधिकारी है उनकी जात क्या है ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि उसमें दलित ढूंढ के शायद नहीं मिलेगा, ये उनका कहना है। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि संविधान को जो है वो छुपे तरीके से जो है उसका दबाने का प्रयास जो है बीजेपी और जो है आरएसएस संगठन कर रहा है, ये उनके आज के बयान थे। और जाति जनगणना की बात एक बार फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और संसद तक ये आवाज में लेके जाऊंगा। ये जब नागपुर में आज जब उन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया तब ये उनके बोल थे जो आज हमने देखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये जान रही होगी सत्ता पक्ष भी और खास तौर पर बीजेपी भी, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से इस वक्त कांग्रेस जिस राह पर चल रही है, भारत जोड़ो ये एक जो टीम बनी है वो टीम कहीं ना कहीं एक अराजक तत्वों से बनी है। और दूसरी बात, इसमें कांग्रेस नहीं कहीं दिखाई दे रहा, इसमें जो है लेफ्टिस्ट दिखाई दे रहे हैं। अर्बन नक्सल का उन्होंने एक उदाहरण दिया देवेंद्र फडणवीस ने इसका रेफर करते हुए, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा है। उसका और एक उदाहरण मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जब संविधान सभा नागपुर में हुई तो अगर उसके नजारा आप देखेंगे तो सर पे लाल कफन बांधे हुए, लाल टोपी बांधे हुए
और लाल संविधान की जो बुक है वो हाथ में लिए हुए कई सारे कार्यकर्ता नागपुर के सड़कों पर दिखाई दिए। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं ये जो लाल रंग है ये उन लेफ्टिस्ट विचारधाराओं का जो इस वक्त कांग्रेस में ज्यादा हावी है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं हावी हैं और उसी सोच से कहीं ना कहीं कांग्रेस चल रही है। आपने तमाम बातें बताई और मुझे मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि अगर आज नागपुर में मुस्लिम जातियों पर भी कुछ बोला होता तो आप हमें ज़रूर बताते कि हाँ मुस्लिम जातियों पर बोला है, कि उनका भी करवाएंगे। लेकिन चलिए खैर, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। बने रहिएगा हमारे साथ शिशिर। विनोद जी, अभी शिशिर ने रिपोर्ट बताई, वहाँ से भी उस सवाल का जवाब मिला नहीं जो प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से पूछा कि अगर जातियों की इतनी ही चिंता है तो ज़रा मुस्लिम जातियों की, बाकी जातियों की भी बात तो कीजिए। और फिर ये कि अगर जात पूछते हैं तो अपनी जात पूछने पर भड़क क्यों जाते हैं इस तरह से। और दूसरी बात ये भी कि ये जो तमाम जाति गणना, इसको लेकर के तो आरएसएस भी कह चुकी है और केंद्र सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि जब भी गणना होगी जो प्रैक्टिकल होगा वो किया जाएगा। लाल जी, मैंने अभी आपकी रिपोर्ट देखी थी, डोनाल्ड ट्रंप की, एक बार फिर ट्रंप सरकार, बहुत शानदार रिपोर्ट आपने अभी दी है। जब रिपोर्ट हम देख रहे थे तो मेरे मन में ये सवाल आया कि अमेरिका के चौथे प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से यहाँ तीसरी बार सरकार में हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए, बराक ओबामा के बाद, फिर ट्रंप के बाद, बाइडेन के बाद, फिर ट्रंप सरकार। हाँ। ये अमेरिका और भारत की जब आप तुलना करेंगे तो भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट का जब आप ये देखते हैं तो पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत में मोदी के नेतृत्व में देश ने कितना प्रोग्रेस किया है, देश ने किस तरह से विकास की ऊंचाई को छुआ है। लोग ये मान रहे हैं, अमेरिका से लेके दुनिया के देश ये मान रहे हैं कि भारत का जो ये स्टेबिलिटी का दौर है वो डेफिनेटली भारत को, जो विकसित भारत की बात पीएम कहते हैं, उस ऊंचाई पे पहुंचा लेगा। लेकिन उसका रिएक्शन आप देखिए कि जो चार प्राइम प्रेसिडेंट को अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाने वाले प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनको लेके ये कितना बड़ा ये गेम प्लान है, कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि आप भाई जब आप बात करते हैं जाति गणना की, या आप कहते हैं ये जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये सारे नारे आप लगाते रहे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सामाजिक न्याय का ढांचा है तो फिर इस सामाजिक न्याय के ढांचे में मुस्लिम क्यों नहीं है? बिल्कुल, जब ये बात राहुल गांधी, अगर वो लाल किताब लेके घूमते हैं, अगर वो पढ़ लें तो वो देखें कि कम से कम मुसलमानों में भी उतनी ही जातियां हैं जी। काका कालेकर के कमेटी से लेके और मंडल कमीशन तक 100 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी के लिस्ट में लाया है। कई ऐसे ओबीसी के साथ में नीचे भी जो दलित मुस्लिम हैं, जो कन्वर्टेड हैं, उनकी चर्चा तो राहुल गांधी ने कभी नहीं की, क्योंकि वहां बंटना नहीं है। बंटना है, आपको सिर्फ हिंदुओं में बांटना है। तो एक तरह आपको मुस्लिम एकता दिखानी है और दूसरी तरफ हिंदुओं को बांटना है। इसलिए आज अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और महाराष्ट्र में जो सुशील कह रहे थे, महाराष्ट्र में जो ये नक्सल, अर्बन नक्सल का जो एक मूवमेंट चल पड़ा है और राहुल गांधी के कदम ताल में कदम ताल मिला रहा है, सबसे घबराहट उन्हीं को है कि अगर ये एक रहेंगे और सेफ रहेंगे को लोगों ने माना तो डेफिनेटली इनकी तो नैया डूबने ही वाली है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लेकिन विजय कौशिक जी, ऐसा लगा कि जो हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा उसमें ये जाति 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 ये थोड़ा सा टोन डाउन हुआ था, ऐसा हमने भी महसूस किया। लेकिन अब लगता है एक बार फिर से, जब से बटोगे तो कटोगे वाला बिल्कुल नारे की चर्चा है, एक बार फिर से जो है एक साथ दो काम कर दिया। उधर तेलंगाना में शुरू भी कर दिया, इधर महाराष्ट्र में गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक वाला दबा के बैठे हुए हैं। देखिए लाल सिंह जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। वो मुद्दे जिन्हें राहुल गांधी जी पूरी रिसर्च के बाद ढूंढ कर लाते हैं, जिनमें जातिगत जनगणना का एक चमत्कारिक मुद्दा जो हमारी पार्टी के हाथ लगा है, निश्चित तौर पर इससे भाजपा की बोलती बंद है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा। इसलिए हमने अपनी पार्टी में भी ये मांग की अपने साथी नेताओं से कि भाई इस जातिगत जनगणना के मामले को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर लागू किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे पता तो चले कि कांग्रेस को जो लोग वोट दे रहे हैं या कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं उनमें कौन सी जातियों के कितने कितने लोग हैं। तो उन्हें उसी हिसाब से आप भागीदारी दे दीजिए।
तो जब हम कांग्रेस पार्टी का एक शुद्धिकरण करके और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता को हम उनका हक दे सकेंगे। और मैंने कहा कि हम संघर्ष के आदी हैं, जब तक एक मुद्दे पर आर पार ये जो शुद्धिकरण की आप बात कर रहे हैं सर, सुनिए लाल सिंह जी, इसी तरह हमने चौकीदार चोर है वाली एक मुहिम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलाई थी, और जब तक वो आर पार नहीं हो गई, जब तक हम उस मुद्दे से पीछे नहीं हटे, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल तार तार हो गया था, आर पार की जगह सुप्रीम कोर्ट में तार तार हो गया था। वो इस मुद्दे को लेकर हम आखिर तक लड़ते रहेंगे जब तक इसका कोई निचोड़ ना निकलना। ठीक है, मुझे दो बातों का जवाब दीजिए, दो बातों का जवाब दीजिए। जब राहुल गांधी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछता है तो पूछते हैं ये सवाल आया कहां से है, नागपुर से आया कि यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आया, लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी दूसरे को पूछते हैं कौन जात हो भाई, तो अगर कोई उनसे पूछ ले कि आप तो बताइए पहले तो इसमें क्या गलत है, पहली बात ये बताइएगा। दूसरी बात ये बताइएगा, जिस समय आप एक मिनट जिस समय आप कहते हैं कि फला जगह पर कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी, तो पलट के आपसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि कितने की रिक्रूटमेंट किए थे 2014 से पहले, बताइए तो सही, तब ना वो मिलेंगे। जब रिक्रूटमेंट ही आप नहीं किए हैं और उनको प्रमोट ही नहीं किए हैं तो कहां से आप गिन रहे हैं कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी, कितने एससी सेक्रेटरी? आप ही का तो राज रहा है 70 साल तक। कुछ जो मुद्दे होते हैं वो सत्य और शाश्वत होते हैं, उनमें एक सत्य और शाश्वत बात यह है जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो कम से कम 3 उंगलियां आपकी तरफ भी। मैं यही बात कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी बिल्कुल जब राहुल गांधी जी ने जाति का मुद्दा इस देश में उठाया तो उन्हें ये बतानी चाहिए थी कि उनकी जाति क्या है, बिल्कुल उनके पूर्वजों की जातियां क्या क्या रही है। एक उंगली आपकी अपनी तरफ घूम गई। उसमें डर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर यही बात आजादी से पहले कांग्रेस ने की होती तो ये देश कभी आजाद ही ना हुआ होता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ये देश आजादी से पहले और आजादी के वक्त बहुत कुछ करते तो ये देश बढ़ता भी नहीं। अब ये देश आजाद हुआ था, ये हमारी पार्टी अच्छे से समझती है। लेकिन राहुल गांधी जी नई रिसर्च के साथ, नए मुद्दों के साथ, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा वालों ने साथ दिया नहीं, इस पे कंधे से कंधा मिलाया नहीं हरियाणा वालों ने। ठीक है, मैं लौटता हूं विजय शर्मा जी का कमेंट लेकर के फिर आपके पास आता हूं। विजय शर्मा जी, इन्होंने जाति का कार्ड खेला विजय शर्मा जी, और आपने कहा बटोगे तो कटोगे। ठीक है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हमने उसका देखा भी, असर भी देखा। लेकिन अब एक बार फिर से ये आज उधर तेलंगाना में इन्होंने गणना शुरू कराई, उधर महाराष्ट्र में गारंटी दे रहे हैं। अब आगे की क्या आगे इसको कैसे काउंटर करेंगे विजय शर्मा जी? देखिए लालचंद्र जी, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसका आप इतिहास देखिए। लगभग 17 साल जवाहरलाल नेहरू जी ने राज किया, 16 साल के करीब इंदिरा गांधी जी ने राज किया, 5 साल राजीव गांधी जी ने राज किया, तो 33 साल तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आप अध्यक्ष छोड़ दें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष, और चला तो फैमिली रही है। तो इन्होंने क्या किया गरीबों के लिए? गरीबी हटाने कौन चले थे? इंदिरा गांधी, नेहरू जी चले थे। गरीबी आज तक बदस्तू जारी है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आया था विजय शर्मा जी, 1971 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ। 2013 में राहुल जी कह रहे थे कि गरीबी तो एक मानसिक अवस्था है बस। बिल्कुल, इनके मनमोहन सिंह जी ने भी बोला था कि पैसे जो है पेड़ के ऊपर नहीं है वो छपते हैं, कुछ ऐसा वर्ड बोला था। तो मैं ये बता दूं, इनका कुछ नहीं है, काट की एक बार चढ़ती है। वो लोकसभा में इनकी कुछ सीटें बढ़ गई, 100 से सीटें नीचे फिर भी रही इनकी। तो अब वो जनता समझ चुकी है, जनता ने इनको हरियाणा में सबक सिखा दिया। और इनका वो एपिसेंटर था किसान आंदोलन का, जवानों का, पहलवानों का। कौन सा ऐसा आंदोलन नहीं था जो इन्होंने हरियाणा के अंदर नहीं आजमाया था। अब राहुल गांधी जी किससे जुड़े हुए हैं आप मुझे बताइए? टुकड़े टुकड़े गैंग, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सली, सारे इर्द गिर्द है उनके। वही भाषा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो है, उन्होंने बड़े जिम्मेवारी के साथ जब हरियाणा इलेक्शन जीता था तो मुख्यालय से भाषण दिया था, कहा था मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सम्मिलित है, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो शक्तियां कमजोर करना चाहती है।
उनके साथ कांग्रेस पार्टी मिली हुई है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं क्यों, किसी ये पार्टी तो की विजय तरफ से एक कौशिक जी प्रतिक्रिया नहीं आई। बताएंगे, ये विजय कौशिक जी बताएंगे, लेकिन पहले शिशिर के पास। शिशिर, आपसे दो चीजों पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक तो राहुल गांधी जो अपने इस एजेंडे को वहां पर शामिल करवा रहे हैं, इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार का कितना समर्थन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके मुकाबले में जो महायुति है उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी महाराष्ट्र में? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नैरेटिव लोकसभा में सेट किया गया था कि संविधान खतरे में है। हालांकि उसके ऊपर अगर देखा जाए तो बीजेपी की सबसे पहले और महायुति की बात करूं तो उन्होंने ये कहा है कि जो नैरेटिव गलत नैरेटिव है, ज्यादा नहीं चलेगा, और इसीलिए काउंटर नैरेटिव करने का प्रयास महायुति द्वारा महाराष्ट्र में इस वक्त किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें महायुति द्वारा जो की जा रही है वो ये है कि नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव हटाइए, झूठे नैरेटिव हटाइए, जो काम किए है उसके बारे में बोलिए। और इसीलिए जो है, फिर चाहे हम लाडली बहन योजना की बात करें, बाकी अन्य जो योजना लगाई गई है उस पर इस वक्त ज्यादा महायुति जोर देती हुई दिखाई दे रही है। वही दूसरी बात, अगर हम महाविकास आघाड़ी के नैरेटिव की बात करें तो आज जो नैरेटिव सेट किया है राहुल गांधी ने वो यही है कि संविधान खतरे में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जातीय जनगणना, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है तब तक जो है असमानता, जो है सामाजिक असमानता बनी रहेगी। उनका नैरेटिव जो उन्होंने आज के इसमें सामने लाया है। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा, जो मुद्दा लोकसभा में चला था, क्या वो मुद्दा अब विधानसभा में चलेगा कि नहीं चलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात कि लोकसभा में चला, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नहीं चला। लेकिन विनोद जी, आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा में थोड़ा चलता दिखा लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नहीं चला, अब एक बार फिर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के पास, कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास ऐसा लगता है कि और कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, चलो इसी को फिर से रीपैकेज करके लाते हैं? मैं कौशिक जी के बात से आपको बता रहा हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे थे वही बात कौशिक जी ने बताया कि राहुल गांधी कह रहे हैं ये जाति गणना मेरी जिंदगी का मिशन है। यही बात कही थी ना कौशिक जी? तो मैं उनका मिशन को ही कौशिक जी को समझा रहा हूं कि क्या जाति गणना जो उनकी व्यक्तिगत मिशन है या कांग्रेस पार्टी की मिशन है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। आरक्षण का भी सपोर्ट राजीव गांधी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, नेहरू जी ने नहीं किया। तो जिनकी 3 पीढ़ियां आज तक आरक्षण की सपोर्ट नहीं कर रहे हों, वो पीढ़ियां में से एक राहुल गांधी ऐसा निकले हैं कि वो कह रहे हैं कि इस देश में कितने ओबीसी, कितने दलित सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। ये अपना उनकी सियासत जो भी हो, सियासत अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समझना चाहे तो एक बार कर्नाटक चले जाए भाई। जो जाति गणना को उन्होंने नाम दिया था आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से, सिद्धारमैया की जब वो पुरानी सरकार थी तब वो रिपोर्ट के लिए वहाँ पे ये लाया गया विधानसभा में, उसको उसकी संस्तुति हुई, रिपोर्ट तैयार हुई। इस मौजूदा सरकार में रिपोर्ट कमीशन ने उनको सौंप भी दिया जी। अब ये सारी चीजें जब हो गई तो कर्नाटक के जाति गणना के सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्यों कबाड़ में पड़ी हुई है भाई? ये बड़ा सवाल है। जब ये कहते हैं कि हमारा जाति गणना का कराने का मुख्य उद्देश्य विकास का मॉडल खड़ा करना है, वो ढांचा बनेगा, तो कर्नाटक में आपको ये ढांचा बनाने में किसने रोका था? किसने रोका है? सही बात है। आज तेलंगाना में आके उसकी शुरुआत कर रहे हैं जी। नंबर 2 कि जब वो तेलंगाना में शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें आप इनकी निष्ठा देखिए और बेईमानी देखिए। तेलंगाना में वो कह रहे हैं कि हम 1 महीने के अंदर में इस जाति गणना की रिपोर्ट को ले आएंगे। उधर 6 साल से पड़ा हुआ और उधर 7 साल से पड़ा हुआ है। क्यों लाएंगे? तो आप पे अभी जब वो दबाव जो इनका बीआरएस की पार्टी बना रही है कि आप जितने भी आपने एजेंडे की बात कही, गारंटी की बात कही, सारे झूठे वादे थे। ठीक है। तो उस परसेप्शन को बनाने के लिए आज उन्होंने जल्दी जल्दी में ये कवायद शुरू की है। और आप ये बताइए कि 1 महीने में देश के ये स्टेट के वो इतने करोड़ों लोगों को गिनती कर लेंगे, उनके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर लेंगे। 70% लोग जो तेलंगाना हो, बिहार हो, यूपी हो, वो बाहर में माइग्रेटेड है। ठीक है। क्या बिहार में जाति गणना हुई थी तो आपसे किसी ने पूछा कि भैया तुम किस जात के हो लालचंद? हमारे घर में नहीं आए, मुझसे पूछने की बात तो दूर, हमारे घर तक में नहीं आए थे। में जो ये भसर कोशिश की जा रही है बनाने की, तो ये भसर का जवाब है, बटोगे तो कटोगे। ठीक है। और इसका जो असर है वो देश से लेके दुनिया तक हुई है। आज कनाडा में आपने देखा
कि जब हिंदू मंदिर पे हमले हुए वहां पर भी वो तो नारा लग रहा वहां है। लोगों ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है। और अगले दिन वो सड़क पे उतरे, कनाडा बिल्कुल। सरकार ने विजय जी, तुरंत रिएक्ट किया था। विजय कौशिक जी, क्या इस नारे ने परेशान कर दिया है क्या? इसीलिए तेलंगाना में आप उसकी काउंटिंग करा के महाराष्ट्र और झारखंड में संदेश भेजना चाह रहे हैं, पैगाम भेजना चाह रहे हैं क्या? देखिए, बटोगे तो कटोगे, हाँ, और इस नारे से हमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। हमें परेशानी केवल इस बात की है कि जब हम संवैधानिक तौर पर एक बात कहते हैं तो ये बात सभी के ऊपर लागू होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यानी कि अगर ये आपस में बटेंगे तो देश टूट जाएगा। ठीक है। जबकि भाजपा इसमें केवल अपने फायदे के लिए हिंदुओं की बात करती है, इससे समाज का विघटन बढ़ता है। और वो जातियों में जो हजारों जातियों में तोड़ने वाली बात है, वो क्या है विजय जी? वो भी सिर्फ हिंदू जातियों की बात करना, वो राहुल गांधी जी की रिसर्च है। और उस रिसर्च के क्या परिणाम होंगे, फॉर्मूला भी कह दीजिए, रिसर्च के साथ साथ उसको फॉर्मूला भी बोलिए। वो कुछ नए फार्मूले कांग्रेस पार्टी ठीक है। तय कर रहे हैं। उनकी सलाहकारों की टीम ये तय कर रही है कि उनके किस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का फायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। जिस तरह से चौकीदार चोर है, नुकसान उनका हो गया। 4-5 लोगों की टीम देश में जहर घोल रहा है। बिल्कुल। आप पार्टी का पे देखिए, आप एक, ये सब अर्बन नक्सल के सिखाने पर हो रहा है। आप एक पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा के लोगों ने राहुल गांधी की इस जहर को नहीं फैलने दिया। बिल्कुल। तो आप क्या चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो ये 4-5 लोगों की टीम है, जो मैक्सिमम लोग कन्हैया कुमार जैसे ही लोग हैं उसमें, जो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले सबसे ज्यादा सम्मानित वहां पे एक राहुल गांधी की टीम में है। तो क्या आप चाहते हैं ये 5-6 लोगों के टीम के उनके भसर से पूरे देश में ये जहर फैलते जाए कि कौन जात हो भाई, कौन जात हो, पूछते रहे लोगों को? बोलिए, दीजिए जवाब विजय कौशिक जी, दीजिए जवाब। सूचना क्रांति के इस दौर में कोई बेवकूफ नहीं बन सकता, पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी जी के सलाहकार जो भी कर रहे हैं, इनका हश्र भी आने वाले समय में आपके सामने होगा निश्चित तौर पर। देश की जनता को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता कि आज किसी के कहने से लोग अपनी बरसों पुरानी मानसिकता को बदल दे। ये संभव नहीं है और बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पार्टी में इस मुद्दे को लेकर चल रहा है, इसलिए तो हमने ये मुद्दा रखा है कि भाई सबसे दीजिए जवाब विजय शर्मा जी। जनगणना होनी चाहिए। सुनिए, हमने विजय शर्मा जी दीजिए जवाब। सबसे पहले जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी में शुरू होनी चाहिए। जी, विजय कौशिक जी ने बड़ी साफ गोई के साथ ये एडमिट कर लिया कि जो राहुल गांधी की टीम है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो वही नक्सल है। आप हमें सीख देने की कोशिश ना करें। मैं आपको बता दूं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, कौशिक साहब सुनिए, विजय कौशिक जी सुनिए, जब हम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर देते हैं, हम जात पूछते हैं या धर्म पूछते हैं? आप मुझे बताइए। जब 34 लाख करोड़ हम डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाते हैं, जब हम कोई क्या जात धर्म पूछते हैं क्या? जब हम किसान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को पैसे देते हैं, जब हम धर्म जाति पूछते हैं क्या? आप मुझे बताइए। जब हम 4 करोड़ पक्के मकान देते हैं, जब जाति धर्म पूछते हैं क्या? जब नल से जल पहुंचाते हैं हम, जब जाति धर्म पूछते हैं क्या? जब हम 11 पार्टी देश को जाति धर्म, देखिए आप मुझे बताइए, जब हम शौचालय बनाते हैं, महिला को शौचालय देते हैं, जब जाति धर्म पूछते हैं क्या? आप मुझे बताइए। जब हम उर्वरक के सब्सिडी देते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ, तो तब हम जाति धर्म पूछते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ सवाल जो है ना, वो गंभीर सवाल हैं। उन गंभीर सवालों को लेकर के मैं लौटूंगा और उन गंभीर सवालों पर जरूर बात करूंगा, क्योंकि ये बात सिर्फ नहीं है कि हर एक इलेक्शन में आप कार्ड खेल करके आ जाएंगे और सिर्फ जो है एक समुदाय की जातियों की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ गंभीर सवाल और उठाएंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जाति कार्ड को लेकर के एक बार फिर से नई बोतल पुरानी चीज, समझ जाइए, वो लेकर के क्या कांग्रेस आ रही है क्या। लेकिन उससे पहले जरा शिशिर से एक अपडेट लेना चाहूंगा। शिशिर, आज क्या वहां सैयद अकबरुद्दीन, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके किसी बयान की महाराष्ट्र में कुछ चर्चा हो रही है क्या? शिशिर, आपके पास इसके बारे में कोई अपडेट हो तो? इस बारे में जरूर जो है प्रतिक्रिया पूछी गई थी। आज सुबह जो है विकास आघाड़ी के नेताओं से भी ये सवाल पूछा गया था कि इसके आप पर आपकी राय क्या है। चूंकि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि AIMIM जो थी, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में वो तैयार है अगर उनको महाविकास आघाड़ी में मौका मिले तो। ऐसे में हालांकि उस पर कोई निर्णय लिया गया और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि AIMIM की अगर बात करें तो अलग लड़ रहे, लेकिन जहां तक उनके इस जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है उसके ऊपर काफी सधी हुई भूमिका जो है महाविकास आघाड़ी ने ली हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अब तक कोई ऑफिशियल बयान जो है इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी के नेताओं का अब तक नहीं आया है। ठीक है, ठीक है। लगता है कि फिलहाल एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं महाविकास आघाड़ी वाले। लेकिन विनोद जी, एक बड़ा सवाल, और वो बड़ा सवाल जो कि हमने जिससे शुरुआत की थी कि क्या ये कहीं ना कहीं जो यहाँ से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के 7 समंदर पार कनाडा तक जो एक बुलंद आवाज इन दिनों सुनाई पड़ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके जवाब में एक बार फिर से ये नए तरीके से कि इधर तेलंगाना में शुरू करो, उधर महाराष्ट्र में वादा करो और पैगाम महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर भेजो, इसकी कोशिश हो रही है क्या? मैं अभी लेटेस्ट खबर बता रहा हूं आपको, जिस जो बता रहे थे उसी कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि आज बांग्लादेश में वहाँ जो ये बटोगे कटोगे का के नारा का इम्पैक्ट है या फिर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनकी एकता का ये असर है। हिंदू समुदाय की एकता का ये असर है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में एक हिंदू टेम्पल पे वहाँ जो उपद्रवी थे, जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम लोग थे, वो उन्होंने हमला किया, जमाते इस्लामी के लोगों ने। तो सारे जो वहाँ हिंदू थे, सभी समुदाय के लोगों ने एक होके सीधे सीधे उनके जगह पे धावा बोल दिया। अच्छा, अब आप देखिए कि उसके रिएक्शन में वहाँ बांग्लादेश को आर्मी उतारनी पड़ी है, सेना वहाँ बांग्लादेश की पुलिस को उतारनी पड़ी है। और वहाँ एक टेंशन का जो माहौल बना है उसमें एग्रेसिव होके हिंदुओं ने उस चीज में अपनी एकता को दिखा के वहाँ उनको पीछे धकेल दिया है। तो ये होती है एकता की ताकत में कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बांग्लादेश के लोगों ने समझा इस चीज को। ठीक, अकबरुद्दीन की बात जो कह रहे थे, जो AIMIM की बात वो कर रहे हैं, उसमें इत्तेहाद 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 की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे पास 15 मिनट अभी और बाकी है। जो आपको याद होगा हैदराबाद में जो नारा लगाए थे कि 5 मिनट दे दो, तो वो इस बात को ये बताते रहे हैं कि अभी उनको महाविकास आघाड़ी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उसमें शिवसेना उद्धव हो, चाहे शरद पवार NCP हो, वो कह रहे हैं ये इतिहाद होनी चाहिए। सिर्फ ये जो बटोगे कटोगे है, इसके जवाब में वो इतिहाद कहते हैं कि हमारा तो इतिहाद पहले से है, मुस्लिम में कोई डिवाइड नहीं है और न डिवीजन होगा। ये डिवीजन के लिए तो हिंदू बैठा हुआ है जिसको आप बांटते रहो और काटते रहो। तो ये इस चीज का रिएक्शन महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में इसका रिएक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में इसका होगा कि आज ही कर्नाटक में कई जगह पे आप देखिए कि औरंगजेब का पोस्टर लगाया गया। इस विरोध में पोस्टर लगा दिया कि वहां वीर सावरकर के भी मूर्ति लगेगी थी। अच्छा, तो जब पुलिस ने उस पोस्टर को हटाया तो वहां कुछ लोग आके ये उपद्रव करने लगे कि अगर वीर सावरकर है तो वहां आलमगीर औरंगजेब क्यों नहीं है। अच्छा, तो ये सवाल इसलिए बन रहा है कि यहाँ अगर मोहब्बत की दुकान में, उस मोहब्बत की दुकान में आप कहेंगे कि हम मोहब्बत के साथ एकता बनाए रखेंगे,
और एक कम्युनिटी को जोड़ेंगे। दूसरी जगह आप कहेंगे कि आप उसकी जाति पूछेंगे कि तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति के हो। तो ये जो कांग्रेस का आप पहले से देखिए, पहले दिन से इसको बताने की, और विजय जी शायद हमसे ज्यादा अनुभवी है जी। कांग्रेस का पूरी जीत का जो फार्मूला है ये 60 साल की सियासत का, वो सोशल ब्लॉक को लेके है। कांग्रेस पार्टी कभी भी पूरे समाज की पार्टी नेतृत्व करते हुए कभी नहीं दिखी है। उसके सोशल ब्लॉक में कभी अगड़े होते हैं, कभी दलित होते हैं, मुस्लिम उसके पॉकेट में है ही। तो कांग्रेस ने कभी परवाह ही नहीं की इस आरक्षण को लेके, ओबीसी को लेके, क्योंकि उनके पास एक सोशल ब्लॉक पहले से ही था। जब से ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात आप करिए, या उससे पहले राम जन्मभूमि का आंदोलन करिए, उसके बाद जब ये ब्लॉक टूटा है, तब से ये एग्जिस्टेंस का उनके सवाल सामने में आया। और बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक ये खत्म हो गए। एमपी में इनके अस्तित्व मिटने जा रही है। आप इस तरह के स्टेट देखिए हिंदी हार्टलैंड में, जहां कांग्रेस का ये सोशल ब्लॉक टूटा, तब वो साउथ की तरफ वायनाड गए हैं। जी ठीक है, उसी को रिगेन करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। फिलहाल आज समय की कमी है, इसलिए विजय कौशिक जी, विजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर आपका भी शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी। अभी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी खबर है, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर की उस बड़ी खबर पर बात करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीतिक टकराहट, सियासी तकरार देखने को मिली है। दरअसल जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा वहां पर सत्र चल रहा है। तो 6 साल बाद असेंबली की चर्चा को लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि वहां के नेता विकास की चर्चा करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, लेकिन सियासत वहां पर दूसरी तरह की होने लगी। जम्मू कश्मीर के विशेष सत्र में पीडीपी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत लगता है कि हावी है। पीडीपी ने कल राज्य के विशेष दर्जा बहाली का संकल्प रखा, तो कल तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तो कैमरे के कारण हुआ है। लेकिन जब आज सत्र की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जो वहां सरकार चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसने आर्टिकल 370 की बहाली वाली स्पेशल स्टेटस का रिजोल्यूशन सदन के पटल पर खुद रख दिया। तो सियासी हंगामे के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने राज्य के विशेष दर्जा की बहाली का प्रस्ताव पेश कर दिया, तो विपक्षी बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद ये प्रस्ताव कोई संवैधानिक ताकत रखता ही नहीं है, कानून की दृष्टि से यह अमान्य है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। तो बीजेपी ने इसे देश विरोधी एजेंडा भी बताया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेकिन नारा लगाया कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। तो सवाल यह है कि भारत के संविधान में पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ है, वहां पर SC, ST और महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस व्यवस्था को फिर से बदलना चाहती है? आर्टिकल 370 हटने के बाद वर्षों बाद कश्मीर पटरी पर लौटा है, तो क्या उमर अब्दुल्ला सरकार पुरानी व्यवस्था लाकर जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून को बिगाड़ना चाहते हैं? लोकतंत्र को लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सियासी लीडरों को सामाजिक भागीदारी और पीपल्स गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत बनाने की दिशा में पहल तेज करनी चाहिए, लेकिन लगता है फिर से वो पुनर्मोशी भव यानी वापस लौटना चाहते हैं। तो पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि विपक्ष की संख्या से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विपक्ष का एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एजेंडा तो है। जम्मू कश्मीर में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस संविधान और देश के साथ अब गद्दारी कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर दो दो झंडे लगाए, अलग से झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। तो हमारे संवाददाता शबीर डार जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से और साथ में हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। पहले शबीर के पास चलते हैं। शबीर, ये प्रस्ताव पारित हो गया, कोई मायने है इसके पारित होने का? क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसमें अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये अब हमें समझना चाहिए कि ये कांग्रेस और नेशनल, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की जो बाकी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका ये एजेंडा पहले से था, इनकी कैंपेनिंग में भी था कि यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस है और खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कि यहाँ पे लोगों को जो जॉब्स और लैंड के रिलेटेड जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। और जो आज का जो रेजोल्यूशन उन्होंने असेंबली में पास किया, उसमें भी उन्होंने जो है बिल्कुल ऑनेस्टली बिल्कुल चालाकी से धारा 370 का जो वर्ड है वो उसमें मेंशन नहीं है बिल्कुल, और खास तौर पर उन्होंने चालाकी से वो जो है उसको ड्राफ्ट किया, उस रेजोल्यूशन को स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का जो उन्होंने कहा है कि उसकी बहाली हो, और जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस रेजोल्यूशन में ये अपील की है कि वो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव उनसे बातचीत करे, ताकि जो यहाँ पे लोगों की जो इश्यूज है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और यहाँ के कश्मीर के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इलेक्टोरेट है, जो उनके वोटर्स है, जो उनके साथ वादे किए हैं इन इश्यूज के रिलेटेड, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रेजोल्यूशन में वही मुझे लगता है कि वही लोगों का जो वादे हैं वो पूरे करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने उसको इंटरनेशनल और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है शबीर, लौटता हूं विनोद जी, समय की कमी है, लेकिन आपसे जरूर इस चीज पर हम लोग जानना चाहेंगे। पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा 370 पर, लेकिन अभी जब प्रस्ताव आया तो उसको समर्थन दे दिया। आप जब रिपोर्ट दिखा रहे थे और आपकी रिपोर्ट से मैंने देखा उमर अब्दुल्ला का ओथ लेते हुए, तो मुझे याद आया कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भारत के संविधान की शपथ ली थी। ये जम्मू कश्मीर में आज तक नहीं हुआ था। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद ही चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने भारत के संविधान के प्रति शपथ ली थी। तो ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज जम्मू कश्मीर से सामने में था, और उसी चीज को देखते हुए जब आज कांग्रेस की हालत देखते हैं, ठीक है, कि जो हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि राहुल गांधी नागपुर में संविधान सभा कर रहे थे और अपने जो सैकड़ों समर्थक हैं उनके हाथ में संविधान की कॉपी रखे हुए थे, उनके पार्टी के समर्थन से चल रही जम्मू कश्मीर की सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैसे उस संविधान को धता बताते हुए जो 2019 का आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था उसकी बहाली की बात कही है। इसका मतलब कि वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाला आरक्षण, वहां SC ST को मिलने वाले रिजर्व उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वहां जो लोगों को सिटीजनशिप मिली है उसको लेके क्या ये संविधान की धत्ता बताने की कोशिश जो वहां हुई है उसका क्या राहुल गांधी मुखालफत करेंगे? समय की फिलहाल कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। शबीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।